हेलो स्टूडेंट्स, कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कस्टम्स एक्ट के बेसिक प्रोविजंस पढ़े, टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पढ़ी और इंपोर्ट का प्रोसीजर पढ़ा। आज के लेक्चर में हम एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट पढ़ेंगे। कस्टम्स एक्ट में एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब तक गुड्स कस्टम्स ऑफिस नहीं पहुंच जाते हैं तो सारा प्रोसेस करने के लिए एक्सपोर्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, और जैसे ही कस्टम्स ऑफिस से गुड्स की क्लियरेंस मिल जाती है उसके बाद गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी अंडर कस्टम्स एक्ट। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एक्सपोर्टर काफ़ी सिंप्लीफाइड है। एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसके बाद कस्टम्स अथॉरिटीज़ के पास एक्सपोर्टर एक शिपिंग बिल सबमिट करवाएगा और इस शिपिंग बिल के बेसिस पर ही उसको गुड्स की क्लियरेंस मिलेगी फॉर एक्सपोर्ट। जैसा कि हमने इंपोर्ट के केस में पढ़ा था कि इंपोर्टर को गुड्स की क्लियरेंस लेने के लिए कस्टम्स अथॉरिटी के पास एक बिल ऑफ एंट्री सबमिट कराना होता है। इसी तरह से एक्सपोर्टर को भी गुड्स की क्लियरेंस लेने के लिए कस्टम्स अथॉरिटी के पास एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है जिसको हम कहते हैं शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपलसरी है हर एक्सपोर्टर को सबमिट कराना टू कस्टम्स डिपार्टमेंट, और उसी के बेसिस पे उनको एक्सपोर्ट की परमिशन मिलती है। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स दोनों में डिटेल्स होती है रिगार्डिंग कौन सी तरह के गुड्स हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कौन है, कहाँ से गुड्स शिप किए जा रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स कस्टम्स अथॉरिटी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स के थ्रू दी जाती है। नाउ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट एक ही चीज़ है, बट शिपिंग बिल तब सबमिट कराया जाता है जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय सी ट्रांसपोर्ट या बाय एयर ट्रांसपोर्ट। बिल ऑफ एक्सपोर्ट उस केस में सबमिट कराया जाता है जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय रोड ट्रांसपोर्ट, यानी जब ट्रेन से या ट्रक से सामान जाएगा, एक्सपोर्ट की जाएगी, तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट कराया जाएगा। इसके अलावा शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट में और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ कस्टम्स लॉ में शिपिंग बिल 5 तरह के होते हैं और इन पांचों तरह के शिपिंग बिल का अलग अलग पर्पस है। इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ शिपिंग बिल है वाइट शिपिंग बिल। वाइट शिपिंग बिल उन गुड्स के लिए सबमिट कराया जाता है जो ड्यूटी फ्री होते हैं, जिनके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ शिपिंग बिल है ग्रीन शिपिंग बिल। ग्रीन शिपिंग बिल उन केसेस में यूज होता है जब हम कुछ ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंडर आते हैं। ये स्कीम क्या कहती है, अगर मान लो हमने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की और उन्हीं गुड्स को हम लोग दोबारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है उसका रिफंड हम लोग क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने कुछ इनपुट्स इंपोर्ट किए हैं और उनको यूज़ करके हमने कुछ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करे और उन फिनिश गुड्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने जो इनपुट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी हम उसका ड्रॉबैक ले सकते हैं, हम उसका रिफंड ले सकते हैं अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। तो अगर हमारे गुड्स ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंडर आते हैं तो हम लोग ग्रीन शिपिंग बिल का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ शिपिंग बिल है पिंक शिपिंग बिल। पिंक शिपिंग बिल उन गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है जो बॉन्डेड वेयरहाउस से आए हैं और बॉन्डेड वेयरहाउस से डायरेक्टली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बॉन्डेड वेयरहाउस कस्टम्स एक्ट में एक ऐसा वेयरहाउस होता है जिसमें हम बिना कस्टम्स ड्यूटी पे किए अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के गुड्स स्टोर कर सकते हैं। एक्सपोर्टर अगर कुछ ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है जिसके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन वो वेयरहाउस की स्टोरेज फैसिलिटी यूज करना चाहता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए उसने अपने गुड्स बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर कर दिए और बॉन्डेड वेयरहाउस से फिर गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उस केस में एक्सपोर्टर पिंक शिपिंग बिल यूज करेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ शिपिंग बिल है येलो शिपिंग बिल। येलो शिपिंग बिल उन केसेस में यूज होगा जब कुछ ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जिनकी एक्सपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी चार्ज की जाती है। एंड फाइनली ब्लू शिपिंग बिल। ब्लू शिपिंग बिल उन केसेस में यूज होता है जब कोई ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के अंडर आते हैं। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम एक तरह की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है
और उनको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता है और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करता है। तो बेसिकली वो कुछ इनपुट इंपोर्ट कर रहा है और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये स्कीम कहती है कि अगर एक एक्सपोर्टर ने 10 लाख रुपीस के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो उसके एक्सपोर्ट की वैल्यू का कुछ परसेंट हिस्सा उसकी पासबुक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज है 8%, तो 80,000 रुपीज इस एक्सपोर्टर की पासबुक में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इस क्रेडिट के बेसिस पर इसको यूज करके वो फ्यूचर की इंपोर्ट ड्यूटी पे कर सकता है। नाउ जैसे ही एक्सपोर्टर कस्टम्स अथॉरिटीज के पास शिपिंग बिल सबमिट करवा देगा, उसके बाद एक प्रॉपर ऑफिसर उन गुड्स को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा कि गुड्स प्रोहिबिटेड तो नहीं है, और अगर उन गुड्स के ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी या अदर ड्यूटी एप्लीकेबल होगी तो वो कैलकुलेट की जाएगी। एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज पे करेगा और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर उसको क्लियरेंस का ऑर्डर दे देगा। इसके बाद गुड्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। गुड्स को क्लियरेंस मिलने के बाद गुड्स को शिपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस रिस्पॉन्सिबल होगा कस्टम्स अथॉरिटी से दो तरह की परमिशन लेने के लिए। पहली परमिशन ली जाएगी गुड्स को कन्वेयंस में लोड करने के लिए और दूसरी परमिशन ली जाएगी कन्वेयंस के डिपार्चर के लिए। गुड्स के लोडिंग के रिगार्डिंग कस्टम्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। ये सेम प्रोविजंस हमने लास्ट लेक्चर में इंपोर्ट प्रोसीजर में भी पढ़े थे। इनको एक बार ब्रीफली दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 33 कहता है कि गुड्स सिर्फ अप्रूव्ड प्लेसेस पर ही लोड किए जाएंगे। सेक्शन 34 कहता है कि गुड्स जब लोड किए जाएंगे तो एक प्रॉपर ऑफिसर अवेलेबल होना चाहिए। एक प्रॉपर ऑफिसर की सुपरविजन में ही गुड्स को लोड कराया जा सकता है। ये प्रॉपर ऑफिसर कस्टम्स अथॉरिटीज का एक ऑफिसर होता है। सेक्शन 36 कहता है कि गुड्स को सिर्फ वर्किंग डेज पर ही लोड कराया जा सकता है। हॉलीडेज के ड्यूरिंग लोडिंग नहीं की जाएगी। सेक्शन 39 कहता है कि गुड्स कस्टम्स अथॉरिटी से परमिशन के बिना लोड नहीं किए जाएंगे। इस परमिशन को हम कहते हैं एंट्री आउटवर्ड। कस्टम्स अथॉरिटी पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस को एंट्री आउटवर्ड नाम से एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी जिसमें डिटेल होगी कौन से गुड्स लोड किए जा सकते हैं। ये एंट्री आउटवर्ड परमिशन होती है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस अब गुड्स को लोड कर सकता है। सेक्शन 40 कहता है कि गुड्स तभी लोड किए जाएंगे जब एक प्रॉपर ऑफिसर ने उसको क्लियरेंस दे दी है। सेक्शन 41 कहता है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस कस्टम्स अथॉरिटी को एक एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। हमने इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी सिमिलर डॉक्यूमेंट है। इसमें डिटेल दी जाती है कि कौन से गुड्स हमारे कन्वेयंस में लोड किए जाएंगे। एंड फाइनली सेक्शन 42 कहता है कि कोई भी कन्वेयंस कस्टम्स ऑफिसर के रिटन ऑर्डर के बिना डिपार्ट नहीं कर सकता। डिपार्चर के लिए उनको कस्टम्स ऑफिसर से एक रिटन ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट लाइसेंस। नाउ ऑल्दो लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में मोस्ट ऑफ द गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए होता, बट फिर भी कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जैसे कुछ केमिकल्स, मशीनरी, आर्म्स एक्सेट्रा जिनके एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस कंपलसरी होता है। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी टू डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सेकेंड डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। शिपिंग बिल का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म्स। ये डिक्लेरेशन फॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर फाइल किए जाते हैं। इन फॉर्म्स के थ्रू एक्सपोर्टर दो तरह की डिक्लेरेशन देता है। नंबर 1, एक्सपोर्टर डिक्लेयर करता है कि जो वो सामान इंडिया से बाहर बेच रहा है उसके बदले में उसको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट रिसीव होगी, मतलब फॉरेन करेंसी में उसको पेमेंट मिलेगी। दूसरी बात ये डिक्लेयर करता है कि विद इन 9 मंथ्स वो इस पेमेंट को, फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में वापस लेकर आएगा, उसको रीपैट्रिएट कर देगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। जब एक्सपोर्टर शिपिंग कंपनी को अपने गुड्स हैंडओवर कर देता है तो शिपिंग कंपनी एक रिसीट इशू करके देती है एक्सपोर्टर को, जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है कि शिपिंग कंपनी मान रही है कि उसको गुड्स रिसीव हो गए हैं और अब वो उसका ट्रांसपोर्ट करेगी। बिल ऑफ लेडिंग में इंपोर्टर की डिटेल होगी, एक्सपोर्टर की डिटेल होगी, गुड्स की डिटेल होगी एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। एक्सपोर्टर को जैसे ही बिल ऑफ लेडिंग मिलता है वो उसकी एक कॉपी इंपोर्टर को सेंड कर देता है।
बिल ऑफ लेडिंग के बिना इंपोर्टर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले पाएगा फ्रॉम शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मेट्स रिसीट। मेट्स रिसीट मास्टर ऑफ वेसल इशू करता है जब गुड्स को शिप में लोड कर दिया जाता है। नाउ रिमेंबर, मेट्स रिसीट और बिल ऑफ लेडिंग सिमिलर हैं बट दो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल ऑफ लेडिंग दिया जाता है जब शिपिंग कंपनी के पास गुड्स पहुंच जाते हैं, अभी तक गुड्स लोड नहीं हुए, शिपिंग कंपनी ने बस एक्नॉलेज किया है कि उसको गुड्स रिसीव हो गए हैं और वो बिल ऑफ लेडिंग इशू कर देती है। जब गुड्स को लोड कर दिया जाएगा तो जो भी मास्टर ऑफ शिप होगा, मास्टर ऑफ वेसल होगा, वो मेट्स रिसीट इशू करता है कि गुड्स को शिप के अंदर लोड कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के अंडर इशू किया जाता है। हर एक गुड के लिए ये सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं होता है, बट एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट में कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके लिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है बिफोर एक्सपोर्टिंग देम। इसके अलावा अगर कोई इंपोर्टर या इंपोर्टिंग कंट्री रिक्वेस्ट करती है कि गुड्स हमारी कंट्री में आएंगे तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस केस में भी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट क्वालिटी अश्योर करता है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हेल्थ, वेटरिनरी और सैनिटरी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जब हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें रिस्क होता है कंटामिनेशन का। ये सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो कंटामिनेटेड नहीं है, वो सेफ टू यूज़ है, हाइजीनिक है और अच्छी क्वालिटी के हैं एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने श्रीलंका से कुछ गुड्स परचेज किए, हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया और उन्हीं गुड्स को हमने नेपाल में एक्सपोर्ट कर दिया। हमारी कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री है, नेपाल इंपोर्टिंग कंट्री है, बट गुड्स कहाँ से आए हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बता सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताएगा कि गुड्स श्रीलंका के हैं। कुछ केसेस में इंपोर्टिंग कंट्री सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगती है इंश्योर करने के लिए कि कौन सी कंट्री से गुड्स एक्चुअली आ रहे हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस इन एक्चुअलिटी कोई बिल या इनवॉइस नहीं होता है, बल्कि एक तरह की कोटेशन ऑफ प्राइसेस होती है जो एक्सपोर्टर पोटेंशियल इंपोर्टर को प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ट्रेड इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर के पास एक पोटेंशियल इंपोर्टर आता है और वो उससे पूछता है कि आप क्या क्या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और किस प्राइस पे सप्लाई करते हैं। तो एक्सपोर्टर एक लिस्ट बना के देगा, एक परफॉर्मा इनवॉइस बना के देगा जिसमें लिखा होगा कि हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस पे और दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस पे। अगर आप इतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे तो ये प्राइस लगेगा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो ये प्राइस लगेगा। उस डॉक्यूमेंट को ही हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। कुछ केसेस में इंपोर्टर के लिए कंपलसरी होता है परफॉर्मा इनवॉइस लेना, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, उसकी कंट्री का जो कानून है परफॉर्मा इनवॉइस कंपलसरी कर सकता है। उस केस में एक्सपोर्टर परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर देगा। नेक्स्ट है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस एक्चुअल बिल होता है जो सेल के टाइम क्रिएट किया जाता है। जब हमने गुड्स एक्चुअली सेल कर दिए हैं उसके बाद एक्सपोर्टर एक बिल बनाएगा, एक इनवॉइस बनाएगा जिसको हम कहते हैं कमर्शियल इनवॉइस। इस डॉक्यूमेंट में गुड्स के और सेल के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स होगी, क्या गुड्स सप्लाई किए हैं, किस क्वांटिटी पे सप्लाई किए हैं, किस प्राइस पे सप्लाई किए गए हैं, टैक्सेस पेबल क्या थे, टोटल अमाउंट पेबल क्या है, ये सारी डिटेल कमर्शियल इनवॉइस में होती है। एंड फाइनली लास्ट डॉक्यूमेंट है कॉन्सुलर इनवॉइस। कुछ केसेस में इंपोर्टिंग कंट्री ये मैंडेटरी कर देती है कि इनवॉइस उनके कॉन्सुलेट से सर्टिफाई होकर आए। उसी सर्टिफिकेशन के बाद हम लोग इनवॉइस को कॉन्सुलर इनवॉइस बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक्सपोर्टर इंडिया में है और इंपोर्टर फिलीपींस में है। इंडिया में फिलीपीन की एम्बेसी होगी और उस एम्बेसी के कुछ ब्रांच ऑफिसेस होंगे जिनको हम लोग कॉन्सुलेट बोलते हैं। कॉन्सुलेट ऑफ फिलीपींस के पास एक्सपोर्टर कमर्शियल इनवॉइस सेंड करेगा, कॉन्सुलेट उसको सर्टिफाई कर देगा और इस सर्टिफिकेशन के बाद ही गुड्स को एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिलती है। कॉन्सुलर इनवॉइस हर केस के लिए कंपलसरी नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ कंट्रीज के लिए ही एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कंसुलर इनवॉइस नहीं मांगती है, जैसे फिलीपींस है या कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कॉन्सुलर इनवॉइस मांगती है फ्रॉम इंडिया।
कस्टम्स एक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर एक्सपोर्ट। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ सकता है। थैंक यू।